एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इतिहास कक्षा 12वीं की। पहले अध्याय को मैंने करा दिया था, दूसरा अध्याय चल रहा है जिसमें मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था जनपद के बारे में कि जो महाजनपद कितने होते हैं। तो 16 महाजनपद के बारे में मैंने आपको बताया। आज हम उसके आगे देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इनके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको भी मैं बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ आपके लिए। वो भी नोट्स तैयार की जा रही है। सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी। बस आपको करना क्या है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। सारे ऑब्जेक्टिव मोस्ट क्वेश्चन और जो पेपर हुआ है पुराने वाले उनको मैं दिखाऊंगा कैसे आपको पेपर आता है। सारी जानकारी, परीक्षा की तैयारी पूरी संपूर्ण आपका जो आर्ट ग्रुप का पूरा कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो बस आप लोग को क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और हमसे आप जुड़ रहिएगा। जो भी डाउट है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण क्या क्या हैं, आपको बढ़िया से नोट्स तैयार करना है। तो इन 16 महाजनपदों में से मैंने बताया आप कितने महाजनपद थे, 16। कुछ में राजतंत्री शासन प्रणाली प्रचलित थी और कुछ में गणतंत्री शासन प्रणाली प्रचलित थी। यानी कि कुछ में तो राजा लोग शासन करते थे और कुछ गणतंत्र शासन प्रणाली, ठीक है ना, यानी जनता का जो है, जनता का शासन। अधिकांश महाजनपदों में राजतंत्र प्रणाली का प्रचलन था। समझ लीजिए, थोड़ा सा ध्यान समझिए। राजतंत्री मतलब होता है कि जो राजा द्वारा, किसके द्वारा की जाए, राजा द्वारा शासन को चलाया जाए। और गणतंत्र क्या होता है, जो जनता के द्वारा एक संविधान के तहत चीजों को चलाया जाए, जनता को उसमें मुख्य भागीदारी होता है। और राजतंत्र में भागीदारी राजा का होता है। लेकिन जो अधिकांश जनपद थे वहां पे क्या था, राजतंत्र प्रणाली का प्रचलन था। इन राज्यों में राजा का पद पैतृक होता था, यानी शेष होता था। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो प्रायः किलेबंद होती थी। हर जनपदों की क्या होती थी, एक राजधानी होती थी। महाजनपदों की किलेबंद राजधानियों के रखरखाव, सेना और नौकरशाही के खर्चों को पूरा करने के लिए राजाओं को आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होती थी। क्योंकि जो राजधानियां थी उनका सुरक्षा के लिए, रखरखाव के लिए, सेना के लिए क्या होता था, पैसों की जरूरत होती थी, ठीक है। अब आता है भारत का आरंभिक साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य। चलिए इसको ध्यान समझते हैं, मौर्य साम्राज्य क्या होता है। तो 34वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ऐसे शासकों का जन्म हुआ जिन्होंने भारत में एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसकी क्षमता ना तो उससे पहले और ना बाद में मध्य युग तक अन्य कोई शासक कर सका। यानी कि जो 34वीं शताब्दी थी इसमें एक विशाल शासक का जन्म हुआ है ना। जो शासक थे काफी विशाल, विशाल का मतलब ये है उन्होंने क्या करा, जो साम्राज्य था साम्राज्य को काफी बड़ा साम्राज्य, अपना अच्छा साम्राज्य फैलाया, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या सुरक्षा के रूप से हो। उन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत ज्यादा विकास करा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो ये शासक मौर्य वंश के थे। किस वंश के शासक थे, तो मौर्य वंश के थे, जिनके नेतृत्व में पहली बार संपूर्ण देश राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा गया। रखिएगा, मौर्य वंश के लोगों ने क्या किया, देश को राजनीतिक एकता में यानी पूरे देश को एक करने का प्रयास किया या एक रूप से बांधा। मौर्य वंश का जो इतिहास की बात करें तो उससे क्या क्या साधन है, किस जरिए से हम इसके इतिहास को समझ सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो मौर्य वंश या मौर्य काल के इतिहास जानने के साधनों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। पहला क्या है, संस्कृत साहित्य। प्राचीन काल में रचित संस्कृत भाषा के विभिन्न ग्रंथ मौर्य कालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। यानी पहले कुछ ग्रंथ किस में लिखे गए थे, संस्कृत भाषा में, जो इसकी जानकारी देते हैं। पहला हो गया पुराण। पुराणों में न केवल मौर्य वंश राजाओं के नाम, उनसे संबंधित विभिन्न घटनाओं का भी वर्णन प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा में रचित अन्य ग्रंथ जैसे विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, क्षेमेंद्र द्वारा रचित बृहत कथा मंजरी है ना, सोमदेव द्वारा रचित कथा साहित्य सागर एवं महाकवि काल द्वारा रचित मालविका मित्रम है ना, मालविकाग्नि मित्रम किसने रची, कालिदास ने रची।
आदि ग्रंथों से मौर्यों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। याद रखिएगा इन ग्रंथों को, ठीक है ना। जो आपके ग्रंथ यहाँ पे हैं इनको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो बौद्ध साहित्य से मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश और महाबोधिवंश, मिलिंद पंच, दिव्यावधान और मंजूक्षी मूलकल्प आदि प्रमुख स्थान रखते हैं। ये आपको बताया गया, इन ग्रंथों से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिली। पहला तो आपका था संस्कृत ग्रंथ, दूसरा हुआ बौद्ध साहित्य, तीसरा जैन साहित्य। संस्कृत साहित्य और बौद्ध साहित्य की तुलना में जैन साहित्य ने मौर्य वंश इतिहास पर अधिक प्रकाश डाला। जो जैन साहित्य लिखा गया तो ये मौर्य वंश के बारे में उन्होंने ज़्यादा लिखा। जैन अनुश्रुत के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य किसका अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। जैन ग्रंथों में बदबाव द्वारा रचित कल्पसूत्र, हेमचंद द्वारा रचित परिशिष्ट पर्व, प्रभासूरी द्वारा रचित विविध तीर्थकल्प, मेरुतंग द्वारा रचित विचार छेणी, श्रीचंद्र द्वारा रचित कथा कोश, रामचंद्र द्वारा रचित न पुष्पा श्रवक कोश और हरिसेन द्वारा रचित बृहद कथा कोश आदि ग्रंथों से मौर्यवंशी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यूनानी वृत्तांत के द्वारा भी इसके बारे में जानकारी मिली। तो यूनानी वृत्तांत भी मौर्य वंशी इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। यूनानी लेखकों में मैग्नेसीज का नाम अति महत्वपूर्ण है और उसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। याद रखिएगा यूनानी लेखक में प्रमुख कौन था? मैग्नेसीज है ना। किसने किसको लिखा? तो इंडिका नामक ग्रंथ की रचना करी। तो मैग्नेसीज द्वारा रचित इंडिका ग्रंथ मूल रूप से उपलब्ध नहीं है ना। जो ग्रंथ है इसका मूल रूप उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त भी अनेक यूनानी व्यक्ति स्ट्रोबो, प्लिनी, डियोडोरस, प्लूटार्क, एरियन, जस्टिन आदि ने उल्लेखनीय है, इन्होंने भी लिखा इसके बारे में। इनके विवरणों में से हमें मौर्य वंशी इतिहास जानने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। फिर पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं, तो मौर्य वंशी इतिहास की जानकारी के लिए पुरातत्व सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पुरातत्विक स्रोतों सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों का है, जिनसे मौर्यकालीन राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सामाजिक नैतिकता एवं कला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके बाद हमारा आता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम जानकारी यहाँ पे लेंगे कि इनकी स्थापना। अभी हमने जाना कि इनके बारे में कहाँ से हमें जानकारी मिली। अब चलिए इनकी स्थापना देखते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य देखिए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से 321 में मगध में नंद वंशी शासन का पतन कर मौर्य वंश के शासन को स्थापित किया। मौर्य वंश स्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। इनके गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। इन्होंने किस मगध में क्या किया? नंद वंश शासक का पतन करा, ठीक है। उनका साम्राज्य पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 258 ईसा पूर्व में हुई। बिंदुसार 258 से 273। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात 258 ईसा पूर्व में उसका पुत्र बिंदुसार राज सिंहासन पर आसीन हुआ। बिंदुसार ने अपने पिता से प्राप्त संपूर्ण साम्राज्य को अनुच्छ बनाए रखा। बिंदुसार की मृत्यु 273 में हो गई थी, ठीक है। अशोक आए तो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक का सिंहासन नारोहण है ना 200 में हुआ। अशोक मौर्य वंश का सबसे तेजस्वी और प्रतापी शासक सिद्ध हुआ, जिन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। कब किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। अशोक का धम्म में बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद रखिएगा अशोक के धम्म के बारे में। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए
जिन आचार विचारों को प्रस्तुत किया उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया। धम्म क्या था? तो अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचार विचारों को प्रस्तुत किया उसे उसके अभिलेखों में क्या कहा गया? धम्म कहा गया। अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, परंतु अपनी प्रजा की नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के लिए उन्होंने जिस धर्म पर जोर दिया और उसका प्रचार प्रसार किया उसे अभिलेखों में धम्म की संज्ञा दी गई। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रसार। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित कार्य किए। अब अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म का प्रचार करा। पहला क्या किया? बौद्ध धर्म सिद्धांतों को आचरण में लाना, जो सिद्धांत थे उनको अपने डेली लाइफ में लाना। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए सर्वप्रथम स्वयं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उचित ढंग से पालन किया। सबसे पहले उसने क्या करा? जो सिद्धांत बौद्ध धर्म के उसको उचित ढंग से पालन करा। उसने स्वयं मांस खाना तथा शिकार करना छोड़ दिया। अशोक ने मांस खाना बंद कर दिया और शिकार करना भी बंद करा। बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित करना। बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेने के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया। समस्त राजकीय साधनों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। धर्म महापात्रों की नियुक्ति। धर्म महापात्रों का प्रमुख कार्य जनता में धर्म के सिद्धांतों का प्रचार कर लोगों को चरित्रवान बनाना था, है ना। महापात्र यानी गुरुओं को उन्होंने रखा कि जो उसका प्रचार प्रसार करें। धर्म यात्राएं। इन धर्म यात्राओं के उद्देश्य के विषय में अशोक ने अपने 8वें शिलालेख में लिखा है कि इनका उद्देश्य ब्राह्मण व श्रवण साधुओं का दर्शन और उन्हें उपहार दान, वृद्धों का दर्शन और उन्हें स्वर्ण वितरण करना, धार्मिक सिद्धांतों के शिलाओं और स्तंभों आदि पर अंकित करना। जो सिद्धांत थे उनको शिलाओं यानी पत्थरों पे स्तंभ बना के अंकित करा गया। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक धर्म के सिद्धांतों को अपने साम्राज्य में विभिन्न स्थानों पर शिलाओं, गुफाओं तथा स्तंभों पर भी उत्कीर्ण कराया, जिससे कि सभी इन्हें पढ़ सके और उनसे अनुकूल आचरण कर सके, है ना। उन्होंने क्या करा? पत्थरों पे लिखा दिया और स्तंभों पे लिखाया। फिर कैसे करा? जन साधारण की भाषा का प्रयोग। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया, क्योंकि पहले लोग पाली भाषा को जानते थे, जो उस समय जनसाधारण की भाषा थी। इससे बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, चलिए बाकी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।